सिनेमाघर के सभी श्रोताओं को अनुराधा का नमस्कार। श्रोताओं, समय वाकई बदल गया है। पहले दर्शक सिनेमाघर तक जाते थे और अब सिनेमाघर आप तक पहुंच गया है, वो भी घर घर। जी हाँ, ये संभव हुआ है रेडियो के जरिए। तो अब शुरू होने वाली है आज की फिल्म। तो पॉपकॉर्न, पकौड़े, भजिया और गर्म गर्म चाय की चुस्कियां लेते हुए मजा लीजिए इस फिल्म का, क्योंकि आज मौसम बेहद सर्द है। आप में से कुछ लोगों ने तो जरूर छुट्टी मार ली होगी, है ना? लेकिन जो लोग राह में हैं, गाड़ी में रेडियो सुनते हुए चल रहे हैं, वो रास्ते में सावधानी बनाए रखते हुए लुत्फ लें इस फिल्म का और फिल्म के गीतों का। श्रोताओं, आज की फिल्म है 1960 में आई फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे। इस फिल्म की कहानी गरीबी से जद्दोजहद कर रहे कुछ लोगों की कहानी है। ये एक ऐसी कहानी है जहां दिखाया गया है कि गरीबी इंसान को क्या कुछ करने पर मजबूर कर देती है। और ऐसे परिवारों में बच्चों का जीवन किस तरह से मुसीबतों से बीतता है, ये इस फिल्म में दर्शाया गया है। इस फिल्म में मुख्य भूमिकाओं में नजर आए बलराज साहनी, जो कि थे पंचू दादा की भूमिका में। इनके साथ थी उषा किरण प्रेमा की भूमिका में, धर्मेंद्र अशोक की भूमिका में और कुमकुम सोनू की भूमिका में नजर आई। यहाँ ये बताते चलें कि ये अभिनेता धर्मेंद्र की पहली हिंदी फिल्म थी, इसलिए शायद इस फिल्म में वो धर्मेंद्र नजर नहीं आए जो अक्सर दर्शकों ने आगे की फिल्मों में उन्हें देखा। साथ ही बलराज साहनी ने भी इस फिल्म में अपनी छवि बदलने की जैसे कोशिश की, यानी कहें तो दर्शकों ने अक्सर उन्हें बहुत ही सुसंस्कृत भूमिका में देखा है, लेकिन इस फिल्म में दर्शकों ने उन्हें देखा धोखाधड़ी करके पैसे ऐंठते हुए। और इस फिल्म की पूरी कहानी पंचू दादा और इनके छोटे भाई श्री के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आई। पंचू दादा अपने छोटे भाई श्री से बहुत प्यार करते हैं और श्री, जो अभी बहुत ही छोटा है, स्कूल का छात्र है, जो पढ़ने लिखने में बहुत तेज है, लेकिन 2 महीने से पंचू दादा उसके स्कूल की फीस नहीं दे पा रहे। लिहाजा मास्टर साहब उसे सजा देते हैं और क्लास में स्कूल की बेंच पर उसे खड़ा कर देते हैं। सारे बच्चे उसकी मजाक उड़ाते हैं, लेकिन छोटी सी लड़की शोभा है, उसे ये बात अच्छी नहीं लगती कि श्री को सजा मिल रही है। इसी बीच मास्टर साहब श्री से कहते हैं कि देखो, तुम पढ़ने में बहुत अच्छे हो, इसलिए तुम्हें स्कूल से नहीं निकाल रहे हैं, सिर्फ सजा दे रहे हैं। साथ ही मास्टर जी ये खुशखबरी भी सुनाते हैं कि कानपुर में क्रिकेट के मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया है, इसलिए सब बच्चों की आज आधे दिन की छुट्टी है। ये सुनते ही सारे बच्चे शोर मचाते हुए क्लास से बाहर भाग जाते हैं, लेकिन श्री बेंच पर ही खड़ा रहता है। तभी शोभा उसके पास आती है और कहती है, श्री, तू दुखी मत होना, तेरी फीस नहीं भरी गई तो क्या हुआ, मैं अपने घर से पैसे लाकर दे दूंगी। छोटा सा बच्चा श्री बड़ा खुददार है, कहता है, नहीं शोभा, ऐसा करने की जरूरत नहीं, मेरा भैया दादा है ना, वो फीस का इंतजाम जल्दी ही कर देगा, ऐसा उन्होंने मुझसे कहा है। भैया दादा यानी पंचू दादा। इधर पंचू दादा श्री की फीस के लिए जगह जगह 20 रुपए मांग रहा है, लेकिन कोई उसे फीस नहीं दे रहा। 20 रुपए भी कोई उसको देने को तैयार नहीं, क्योंकि वो पैसे ले तो लेते हैं लेकिन वापस करने में नहीं आते।
जब तक किसी के साथ धोखाधड़ी करके जो रुपए उसे मिलते हैं उसी से घर का खर्चा चलता है। जब प्रेमा ये देखती है कि पंचू दादा को कोई उधार नहीं दे रहा तो वो श्री को अपने पास बुलाकर उसे फीस के लिए रुपए देती है। अब यहाँ ये भी जानकारी आपको दे देते हैं कि प्रेमा कोठे में नाच गाना करके लोगों का दिल बहलाती है, लेकिन पंचू दादा से एक तरफा प्रेम करती है। लेकिन पंचू दादा उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता। जब वो श्री के हाथों में नोट देखता है और श्री उसे बताता है कि प्रेमा दीदी ने उसे फीस के लिए रुपए दिए हैं, तो पंचू दादा कहता है वो अच्छी औरत नहीं है। तो श्री कहता है ऐसा क्यों? तो पंचू दादा कहता है कि वो हमारी मदद तो कर रही है, लेकिन तुम अभी बहुत छोटे हो, समझोगे नहीं, वो अच्छी औरत नहीं है। ऐसा कहकर पंचू दादा प्रेमा को उसके रुपए लौटा देता है। वो भी गुस्सा करते हुए कहता है कि हमें तुम्हारे पैसों की जरूरत नहीं। पंचू दादा ये कहकर पैसे लौटाता है और वापस घर आ जाता है। और फिर फीस जुटाने की जुगत में लग जाता है। इसी बीच अशोक की एंट्री फिल्म में होती है। अशोक की भूमिका में धर्मेंद्र हैं। अशोक मुफलिसी का जीवन जी रहा है। अपना पेट पालने के लिए तरह तरह के करतब करता है। ऊंचे ऊंचे बांस पे चढ़कर तरह तरह की करतब दिखाकर लोगों का दिल जीतता है और इन बांसों पे खड़े होकर सिगरेट बेचता है। कहता है एक आने में 2 सिगरेट ले लो। उस जमाने के तमाम ब्रांड की सिगरेट उसके हाथों में होती है और जोर जोर से वो सड़कों पर आवाज लगाता है, एक आने में 2 सिगरेट ले लो, एक आने में 2 सिगरेट ले लो। वो ये कह रहा होता है कि तभी एक बस उसके सामने आकर रुकती है, जिसमें एक लड़की कंडक्टर से जिरह कर रही होती है। एक ही कन्नी मेरे पास थी, वो कहीं खो गई है भैया, अब मेरे पास पैसे नहीं हैं। लेकिन कंडक्टर जिद पर है कि पैसे दो। ये देखकर अशोक बस की खिड़की से झांक कर कहता है, लो, एक ही कन्नी के बदले ये सिगरेट लो और इस बेचारी लड़की को जाने दो। कंडक्टर राजी हो जाता है। अब ये लड़की अशोक से बहुत प्रभावित होती है, क्योंकि अशोक ने बिना उसके बारे में कुछ जाने उसकी मदद की है। दोनों राह में साथ चल पड़ते हैं। दोनों एक दूसरे से परिचय होता है और लड़की अपना नाम सोनू बताती है। सोनू की भूमिका में यहाँ पर है कुमकुम। सोनू बताती है वो पास ही बंगले में रहती है। वो अपने घर उसे खाने पर बुलाती है। लेकिन अशोक के पास अच्छे कपड़े तो हैं, लेकिन अब वो ये सोचता है कि अच्छे कपड़े तो हैं नहीं उसके पास, अब वो खाने पर जाएगा कैसे। अब अशोक और पंचू दादा के बीच बातचीत होती है। यहाँ ये बताते चले कि पंचू दादा और अशोक आसपास ही रहते हैं। दोनों का उठना बैठना साथ होता है। पंचू दादा अपने लॉन्ड्री वाले पड़ोसी को बुलाकर अशोक के लिए सूट बूट का इंतजाम करवाता है। अशोक सज धज कर सूट बूट पहनकर सोनू से मिलना चाहता है। अब आप भी क्या यही सोच रहे हैं जो मैं फिल्म देखते समय सोच रही थी? जी हाँ, आप सोच रहे होंगे कि सोनू बंगले में रहने वाली रईस लड़की है जिसे अशोक से प्यार हो गया है। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि सोनू उस बंगले में अपनी सेवाएं देती है, खाना बनाती है, बंगले के मालिक के ऑफिस में खाना देने जाती है, यानी रसोई पर राज्य उसका है। लिहाजा वो अशोक को चुपचाप से बंगले की रसोई में ले जाती है और खाना परोस कर देती है। अशोक वही रसोई में नीचे जमीन पर बैठकर चटखारे लगाकर खाना खा रहा है। तभी मालकिन आवाज देती है, सोनू, सोनू, कहाँ है तू? जल्दी खाना लगाओ। सोनू हड़बड़ा जाती है। तभी मालकिन आवाज लगाती हुई रसोई घर में आ जाती हैं। देखती हैं कि वहां कोई लड़का बैठा हुआ खाना खा रहा है। नाराज होकर पूछती हैं, सोनू, ये कौन है?
सोनू साफ साफ बता देती है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है। मालकिन पैर पटकते हुए बंगले के मालिक के सामने पहुंचती है। सोनू की शिकायत करती है। जब मालिक कोई एक्शन नहीं लेता तो वो गुस्से में अपने कमरे की तरफ बढ़ जाती हैं। इधर बंगले के मालिक बड़े दरिया दिल हैं। टेबल पर बैठे रखी हुई गर्म गर्म चाय पी रहे हैं। सोनू को बुलाकर कहते हैं, चाय निकालो कप में। सोनू डरते डरते चाय निकालती है। मालिक कहते हैं, ये चाय अपने बॉयफ्रेंड को देकर आओ। ऐसे छोटे छोटे किस्सों से होते हुए अशोक और सोनू की प्रेम कहानी आगे बढ़ती है। दोनों को साथ साथ मिलना जुलना चलता रहता है और धीरे धीरे ये प्रेम कहानी आगे बढ़ती है और दोनों एक दूसरे के होने की कसमें खाते हैं। करें जहाँ भी रहें, ये वादा करें जहाँ भी रहें। तुम हमारे रहो हम तुम्हारे रहे, ये वादा करें जहाँ भी रहें। तुम हमारे रहो हम तुम्हारे रहे, ये वादा करें जहाँ भी रहें। सपना है मेरा, मैं भी हूँ तेरी, दिल भी है तेरा। कितना हसीन सपना है मेरा, मैं भी हूँ तेरी, दिल भी है तेरा। दिल को मिला है दिल का सहारा, साथ न छूटे अब ये हमारा, मुस्कुरा के कदम हम मिला के चले, ये वादा करें जहाँ भी रहें। तुम हमारे रहो हम तुम्हारे रहे, ये वादा करें जहाँ भी रहें। गुल है हजारों इस गुलसिता में, तुझ सा न कोई सारे जहां में। गुल है हजारों इस गुलसिता में, तुझ सा न कोई सारे जहां में। तुमसे मोहब्बत मेरी हुई है, तुम जो मिले हो दुनिया मिली है। हम जमाने की नजरें बचा के चले, वादा करें जहाँ भी रहे। तुम हमारे रहो हम तुम्हारे रहें, ये वादा करें जहाँ भी रहें।
और इधर पंचू दादा और प्रेमा की प्रेम कहानी भी आगे बढ़ती है। पंचू दादा क्योंकि छोटी छोटी धोखाधड़ी में फंसे रहते हैं, लेकिन उनका कोई ठिकाना नहीं है, फिर भी प्रेमा उनको दिल से चाहती है। इधर धोखाधड़ी के मामले में पंचू दादा को जेल में बंद कर दिया जाता है। तब प्रेमा उसकी जमानत करवाती है। अब श्री और अशोक उसे समझाते हैं कि प्रेमा उसे पसंद करती है। अब जब उसने जमानत करवाई है तो पंचू दादा को उसका शुक्रिया करना चाहिए। पंचू दादा के बाकी दोस्त भी यही कहते हैं कि हमने तो प्रेमा को अपनी भाभी मान लिया है, अब तुम भी शादी के लिए हाँ कर दो। पंचू दादा दोस्तों की बात मान लेते हैं, प्रेमा से मिलने चाहते हैं और शुक्रिया करते हैं दरवाजे पे खड़े होकर। तब प्रेमा कहती है, अंदर नहीं आओगे? पंचू दादा थोड़ा सा झिझकते हुए अंदर जाते हैं और दोनों में बातचीत होती है, साथ साथ दिल की बातें भी साझा होती हैं और तब दोनों एक दूसरे के साथ शादी करने का फैसला कर लेते हैं। आज इसकी है तो कल उसकी, हुआ करती है दौलते ऐश भला, किससे वफा करती है। आज इसकी है तो कल उसकी हुआ करती है, आज इसकी है तो कल उसकी हुआ करती है, दौलते ऐश भला किससे वफा करती है। आज इसकी है तो कल उसकी हुआ करती है, दौलते ऐश भला किससे वफा करती है, दौलते ऐश भला किससे वफा करती है। आज इसकी है तो कल उसकी हुआ करती है। भालो माजी के ख्यालों में उलझ कर न रहो, भूली भटकी हुई यादों में उलझ कर न रहो। भालो माजी के ख्यालों में उलझ कर न रहो, भूली भटकी हुई यादों में उलझ कर न रहो। जिंदगी वक्त के धारों पे बहा करती है, आज इसकी कल उसकी, आज इसकी है तो कल उसकी हुआ करती है, दौलते ऐश भला किससे वफा करती है, दौलते ऐश भला किससे वफा करती है। आज इसकी है तो कल उसकी हुआ करती है। चाहे रूठी हुई किस्मत को मनाने की कोई लाख कोशिश कर, बिगड़ी को बनाने की कोई, चाहे रूठी हुई किस्मत को मनाने की कोई लाख कोशिश करे, बिगड़ी को बनाने की कोई। बात होनी है जो वो हो के रहा करती है, आज इसकी कल उसकी, आज इसकी है तो कल उसकी हुआ करती है, दौलते ऐश भला किससे वफा करती है, दौलते ऐश भला किससे वफा करती है। इधर आपस में दोनों अपने दिल की बात साझा करते हैं और उन्हें यकीन हो जाता है कि पैसा दौलत कोई मायने नहीं रखती, लेकिन अगर दिल मिल जाए तो सारी दुनिया कदमों तले होती है। धीरे धीरे अशोक और पंचू दादा के जीवन में खुशियां
एंट्री मार लेती हैं। जी हाँ, दोनों खुश हैं अपने अपनी प्रेयसी के साथ, क्योंकि जीवन अब पूरी तरह से अपने रास्ते पर आ गया है। लेकिन इधर पंचू दादा का भाई है, उसके जीवन की समस्याएं खत्म नहीं हुई हैं, क्योंकि पैसों की जद्दोजहद तो चल रही है। ऐसे में पंचू दादा का भाई श्री अपने दोस्त से मिलता है। उसका दोस्त जो पहले उसके साथ स्कूल में पढ़ता था, लेकिन अब वो दिन में फेरी लगाता है, सामान बेचता है और रात में क्लासेस करता है, यानी रात को बैठ के वो पढ़ाई करता है, रात के स्कूल में जाता है। इस तरह जब श्री को पता चलता है कि वो भी फेरी लगा के अपना काम चला सकता है और उसे अपने भाई को तकलीफ देने की जरूरत नहीं है, तो छोटा सा श्री ये फैसला करता है कि वो भी अपने दोस्त की तरह दिन में सामान बेचेगा और रात में बैठकर पढ़ाई करेगा। श्री घर की गरीबी दूर करने के लिए ट्रेन में सामान बेचने जाता है और जब ये काम लगातार वो करता रहता है तो थोड़ा सा पैसा उसके पास आता है और वो उससे अपना काम चलाता है। और इधर पंचू दादा भी इस प्रयास में लगा रहता है कि उसके छोटे भाई को दिक्कत ना हो और बीच बीच में वो उसकी फीस भी भर देता है। इस तरह से घर का खर्चा तो चलता है और साथ साथ पढ़ाई भी चल रही होती है श्री की। देखा जाए तो पूरी फिल्म श्री की पढ़ाई को लेकर है और साथ साथ जिंदगी की जद्दोजहद को लेकर है कि किस तरह से जीवन में परेशानियां आती हैं और साथ साथ घर के जो नन्हे बच्चे होते हैं वो किस तरह से इस जद्दोजहद से जूझते हैं अगर वो एक सही जीवन जीना चाहे तो। सामान बेचने जाने वाला छोटा सा श्री एक दिन ट्रेन के नीचे आकर घायल हो जाता है और डॉक्टर इलाज के लिए बहुत सारा पैसा मांगता है। पैसे के इंतजाम करने के लिए लोग परेशान हैं, लेकिन पैसे का इंतजाम नहीं हो पा रहा है। इस बीच आपको ये भी बताते चलें कि जब प्रेम कहानी आगे बढ़ती है तो पंचू दादा और प्रेमा की शादी हो चुकी होती है। प्रेमा अब ये सोचती है कि पंचू दादा के लिए पैसे किस तरह से इकट्ठे किए जाएं, क्योंकि वो तो अपना धंधा भी बंद कर चुकी है और यहाँ पर इस तरह से लोग अपने अपने स्तर पर लड़ाई लड़ रहे हैं अपना घर चलाने के लिए, लेकिन कोई इंतजाम किसी तरह से नहीं हो पा रहा है।
भरी है मेरी हंसी, जुल्फों का आंचल, गानों की लाली, जादू भरी है मेरी हंसी। जहाँ भी जाऊं जिधर भी जाऊं जगा दूं मैं तूफान, संभालो दिल जरा ओ मिस्टर दिल जरा, बड़ा जालिम निशाना है मेरी दिलकश अदामों का, संभालो दिल जरा ओ मिस्टर दिल जरा, संभालो दिल जरा ओ मिस्टर दिल जरा। इधर सिगरेट बेचने का काम अशोक छोड़ देता है क्योंकि उसे जो सोनू के मालिक हैं एक मौका देते हैं जब वो बॉक्सिंग का जो अपना शौक है उसको आगे बढ़ा पाता है। बॉक्सिंग करते करते वो चैंपियन बनने की राह पर चल पड़ता है। लेकिन इसी बीच एक घटना घट जाती है जहां पर बॉक्सिंग करना भी अशोक छोड़ देता है। एक दिन सोनू के पिता का तार आता है कि वो बहुत बीमार है और वो गोवा में है, उनके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। तब अशोक से सोनू कहती है कि मैं अब यहाँ नहीं रह पाऊंगी, मैं अपने पिता के पास जाना चाहती हूँ, लेकिन मैं जल्दी ही वापस आऊंगी। तो अशोक कहता है ठीक है। इस तरह से वो पैसे का इंतजाम उसके लिए भी करने की कोशिश करता है। यानी यहाँ पर पैसे के लिए सभी को जरूरत है। छोटे छोटे काम करके जीवन किसी तरह से चल रहा है, लेकिन बीच बीच में जो समस्याएं आ जाती हैं उससे पैसों की और भी तंगी शुरू हो जाती है। अशोक जाता है प्रेमा के पास और कहता है कि भाभी कुछ पैसे दो, सोनू को अपने पिताजी के पास मिलने जाना है, वो जल्दी ही वापस आएगी और उसके बाद जो वो काम करेगी उससे आपको हम पैसे वापस कर देंगे। प्रेमा कहती है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है अशोक भैया, पैसे मिलने की कोई ज़रूरत नहीं है, वापस देने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन सच तो ये है कि मेरे पास भी इस समय बिल्कुल पैसे नहीं है। और तब अशोक जाता है और फिर से बॉक्सिंग करने के लिए चाहता है कि वो जाए और कुछ पैसे कमा कर लाए। तो बीच बीच में जो उसे प्रस्ताव मिलते रहते हैं बॉक्सिंग के मैच के लिए, वो उसमें शामिल होता है और फिर सोनू के लिए पैसे इकट्ठे करता है। सोनू को भेजता है पानी के जहाज से, वो जाती है गोवा अपने पिता से मिलने के लिए। लेकिन इसी बीच एक दुर्घटना घट जाती है। किसी तरह से जो उसके पिता हैं वो उन तक नहीं पहुंच पाती और यहाँ पर जो उनके पिता से मिलने की उसकी उम्मीद है वो धराशायी हो जाती है, बल्कि वहाँ पर किसी तरह से जो मुसीबतें आती हैं उससे पानी का जहाज पूरी तरह से पानी में डूब जाता है। अब और भी गमगीन स्थिति हो जाती है फिल्म में। पानी का जहाज डूब जाता है, लेकिन किसी को खबर नहीं है क्योंकि उस समय ये ज़माना नहीं था कि लोगों के पास सूचना का आदान प्रदान आराम से हो सके। लिहाजा अब जो स्थिति है उसमें किसी तरह से जब अखबार उनके घर तक पहुंचता है तो अशोक देखता है, वो चाय की चुस्की लेने जा रहा होता है। प्रेमा से कहता है गरम गरम चाय पिलाइए भाभी, और प्रेमा टेबल पर चाय लगाती है, नाश्ता लगाती है, लेकिन अचानक उसकी निगाह पड़ती है अखबार पर जिसमें लिखा है कि जो गोवा जाने वाला पानी का जहाज था वो डूब गया है समुद्र में और उसमें जो भी यात्री थे अब बचे नहीं हैं। अशोक ये खबर पढ़कर आवाक रह जाता है। रोते हुए वो उठ जाता है मेज से और ना तो नाश्ता करता है ना चाय पीता है। सभी घर के जितने भी सदस्य हैं वो पूरी तरह से शोक में डूब जाते हैं। अशोक पता करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन कोई खबर नहीं मिलती है सोनू की। वो समझ जाता है कि शायद उसके सपने अब धराशायी हो चुके हैं, उसके जीवन में अब कुछ नहीं बचा है। लिहाजा वो अब पूरी तरह से टूट चुका है। ना तो वो पैसा कमाने जाता है, ना वो बॉक्सिंग करता है, ना ही घर के किसी कामकाज पर ध्यान देता है। प्रेमा और पंचू दादा उसे बहुत समझाते हैं कि जीवन आगे बढ़ाना चाहिए, जीवन में सारी घटनाएं होती हैं, खुशी भी आते हैं, गम भी आते हैं, लेकिन इस तरह से टूट जाना अच्छा नहीं है।
लेकिन अशोक किसी की नहीं सुनता, वो सिर्फ अपने गम में डूबा हुआ है। मुझको इस रात की तन्हाई में आवाज न दो, आवाज न दो, आवाज न दो, जिसकी आवाज रुला दे मुझे वो साज न दो, वो साज न दो, आवाज न दो। रोशनी हो न सकी, दिल भी जलाया मैंने, तुमको भूला ही नहीं, लाख भुलाया मैंने। मैं परेशान हूँ, मुझे और परेशान न करो, आवाज न दो। इस कदर जल्द किया मुझसे किनारा तुमने, कोई भटकेगा अकेला ये न सोचा तुमने। छुप गए हो तो मुझे याद किया या न करो, आवाज न दो। मुझको इस रात की तन्हाई में आवाज न दो, आवाज न दो, आवाज न दो, जिसकी आवाज रुला दे मुझे वो साज न दो, वो साज न दो, आवाज न दो। दर्द में डूबा हुआ अशोक परेशान है। उसे ये समझ नहीं आ रहा कि वो कहाँ जाए, क्या करे और किससे अपना दिल का दर्द साझा करे। इधर मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही। बीच में कुछ ऐसे मंजर आए थे जब लगा था कि हाँ, सबके जीवन में खुशियां दस्तक दे रही हैं, चाहे वो अशोक का जीवन हो, चाहे वो पंचू दादा का जीवन हो, चाहे प्रेमा का जीवन हो। अब पंचू दादा और प्रेमा आपस में ये बातें साझा करते हैं कि किस तरह से अशोक की जिंदगी को पटरी पर लाया जाए, क्योंकि उसका जीवन तो पूरी तरह से उलझ कर रह गया है। लेकिन कहीं कोई आस नजर नहीं आ रही, क्योंकि अशोक अब किसी की नहीं सुन रहा। उसे ये समझ नहीं आ रहा कि जीवन में वो कहाँ जाएगा और क्या करेगा। लेकिन इसी बीच ये मालूम होता है कि सोनू अभी जिंदा है। ये खबर हालांकि अशोक तक नहीं पहुंच पाती है और उधर सोनू अपने पिता के घर पहुंच जाती है गोवा। वहां पर समुद्र में मछली बचाने वाले सोनू को बचा लेते हैं और किसी तरह से उसके घर तक पहुंचा देते हैं।
लेकिन सोनू अब चलने में असमर्थ हो चुकी है। उसके दोनों पैर, क्योंकि जब वो पानी में डूबी थी तो उसकी वजह से खराब हो चुके हैं। सोनू के पिता कहते हैं कि मैं तुम्हें यहाँ पर तो इलाज करवा ही रहा हूँ तुम्हारा, इसके साथ ही मैं तुम्हें मुंबई भी ले चलूंगा इलाज के लिए। लेकिन सोनू साफ साफ मना कर देती है कि अब वो मुंबई नहीं जाएगी। इस पर सोनू के पिता कहते हैं कि क्यों, तुम तो कहती हो कि अशोक बाबू बहुत ही अच्छे इंसान हैं और वो तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। तो सोनू कहती है कि नहीं, अब मैं उनकी कोई मदद लेना नहीं चाहती, ना ही मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं अभी जिंदा हूँ और मेरी ये स्थिति हो चुकी है। इस तरह सोनू भी इधर दर्द में डूबी है। वो मिलना तो चाहती है अशोक से, लेकिन हालात अब इजाजत नहीं दे रहे कि वो जाए अब अशोक के पास, क्योंकि उसे मालूम है कि वहां दिक्कतें बहुत हैं और ऐसे में वो अपनी कोई भी जिम्मेदारी अब अशोक पर डालना नहीं चाहती, क्योंकि वो तो अशोक का सहारा बनना चाहती थी, अशोक की मदद के लिए, पंचू दादा की मदद के लिए और प्रेमा की मदद के लिए। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता और इस तरह से बहुत ही मुश्किल है दोनों ओर। उधर प्रेमा ये देखकर परेशान है और पंचू दादा भी परेशान है, लेकिन कुछ हो नहीं पाता। दोनों ओर सिर्फ दर्द का एक मंजर है। इस मुश्किल हालात में एक बार फिर से आप फिल्म में देख सकेंगे कि लता मंगेशकर की आवाज़ में गीत सुनाई देता है, जो कि अभी मैंने आपको गीत सुनवाया था, मुझको इस रात की तन्हाई में आवाज़ ना दो। और ये गीत एक बार फिल्म के पर्दे पर गूंजता है। वो फिल्माया गया है कुमकुम पर, और जो कि सोनू की भूमिका में है। यहाँ पर आपको बताते चले कि बहुत ही सुंदर गीत इस फिल्म के बन पड़े हैं और इन गीतों को लिखा था आनंद बख्शी साहब ने और संगीत तैयार किया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने। फिल्म आगे बढ़ती है और अब सोनू धीरे धीरे ठीक होने लगती है, लेकिन पूरी तरह से अभी ठीक नहीं है और इंतज़ार इस बात का हो रहा है कि वो ठीक हो जाए तो फिर अशोक बाबू से उसको मिलवाया जाए और दोनों एक दूसरे के साथ शादी के बंधन में बंध सके। दृश्य बदलता है और एक बार फिर से कहानी वहां पहुंचती है जहां पर पंचू दादा का छोटा भाई श्री है और मुश्किल हालात से गुजर रहा है। वहां पर देखने को ये मिलता है कि जो श्री है वो जाता है और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि वो अपने दोस्त के साथ गाड़ी में सामान बेचने जाता है और वहां पे प्रतिदिन दिन में सामान बेचता है और रात को वो अपने दोस्त के साथ पढ़ाई करता है। एक दिन ऐसे ही जब वो अखबार और बाकी सामान बेच रहा होता है तभी वो ट्रेन से गिर जाता है और ट्रेन से गिरने के बाद उसके शरीर पर बहुत चोट आ जाती है। बचने की कोई उम्मीद उसकी नहीं रह जाती। ऐसे में अब जब डॉक्टर को बहुत सारे पैसे चाहिए उसके इलाज के लिए तो सारे घर के लोग परेशान हो जाते हैं और इधर पंचू दादा इस चक्कर में, धोखाधड़ी करने के चक्कर में दोबारा से जेल पहुंच जाते हैं। अब तो स्थिति और भी खराब हो जाती है क्योंकि ना तो घर में पैसे हैं ना ही कोई मदद करने वाला है, क्योंकि उधर अशोक अपने दुख में दुखी है और इधर पंचू दादा जो कि जेल पहुंच चुके हैं उनको वापस लाने के लिए भी अब पैसे नहीं हैं। अब क्या किया जाए? प्रेमा परेशान हो जाती है और अशोक से कहती है कि श्री पंचू दादा की अमानत है, यानी उसके पति की अमानत है और उसको बचाने के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। तब अशोक कहता है तो भाभी अब क्या करेंगे हम, क्योंकि पैसे तो मैं भी नहीं कमा रहा और पंचू दादा भी जेल में है। ऐसे में अब कैसे होगा श्री का इलाज?
यहाँ देखने वाली बात यह है कि अशोक का दिमाग इतना परेशान है कि उसे ये नहीं समझ आ रहा कि अगर करना है तो उसे कुछ करना होगा, लेकिन वो किसी नतीजे पर पहुंच नहीं पा रहा। ऐसे में प्रेमा कहती है कि भाई तुम परेशान मत हो, मैं ही कुछ करती हूँ, चाहे जो भी हो, अब मैं किसी तरह से पैसे कमाकर जरूर लाऊंगी, चाहे मुझे वापस कोठे पर ही क्यों ना जाना पड़े। अशोक रो पड़ता है और पैर पकड़ लेता है प्रेमा के, कहता है नहीं भाभी, भाभी तो माँ के समान होती है और माँ को कोठे पर जाते मैं नहीं देख सकता। मैं सारे दुख भूल जाऊंगा अपने, और अब सारे दुख भूलकर मैं बॉक्सिंग करना दोबारा से शुरू करूंगा। इस तरह से अशोक दोबारा से अब कोशिश करता है कि वो एक अच्छा इंसान बन सके और वापस उसकी जिंदगी जैसे पहले चल रही थी वैसे पटरी पर आ सके। प्रेमा रोते रोते कह देती है कि ठीक है भैया, तुम जैसा चाहते हो वैसा करो, और जैसा तुम कहते हो मैं भी वैसा ही करूंगी। प्रेमा अब अपनी जिद छोड़ देती है कि वो वापस कोठे पर जाएगी, बल्कि अब अशोक पूरी जिम्मेदारी निभाते हुए चैंपियनशिप के एक मैच में उतरता है, जहां कभी वो पराजित होता है तो कभी जय उसके हाथ आती है। इस मुश्किल की घड़ी में कहीं ना कहीं उम्मीद की एक किरण भगवान जगाता है, और अब अशोक पूरी तरह से तैयार है चैंपियनशिप जीतने के लिए। जहां अशोक पहले जिद कर रहा था कि नहीं, वो किसी तरह की बाजी नहीं जीतने वाला या लड़ने वाला, ऐसे में वो एक चैंपियनशिप के लिए तैयार है और पूरी तरह से वो इसके लिए प्रयास करता है। यहाँ पर सारे घर के लोग, अब जिस जगह पे वो चैंपियनशिप का मैच जीतने के लिए आया है, सभी घर के लोग वहां पर मौजूद हैं, देख रहे हैं कि बाजी किस तरफ होगी, क्या अशोक जीतेगा या नहीं जीतेगा। देखते देखते अब वो समय आ जाता है कि अशोक चैंपियन बनने की राह पर आगे बढ़ता है। मैच चल रहा है, कभी वो धराशायी हो जाता है मैदान में तो कभी अपने दुश्मन पर हावी हो जाता है। देखते देखते अब अखबार उसके नाम की सुर्खियों से भरे पड़े हैं। वो लोग जो अब अशोक और पंचू दादा से निगाहें चुराते थे, कभी एक पैसा भी देना नहीं चाहते थे, गुणगान करते फिरते हैं पूरे आसपास के इलाकों में कि भाई अशोक भी क्या इंसान है, देखो पूरे राष्ट्रीय स्तर पर अब उसका नाम हो रहा है। देखते देखते सारे गांव वाले अशोक के मुरीद हो जाते हैं। इधर एक बार फिर से पंचू दादा के लिए प्रयास किया जाता है कि उनको पैसे देकर किसी तरह से जमानत कराई जाए, लेकिन अभी पंचू दादा बाहर नहीं आ पाते हैं और लोग इस प्रयास में लगे हैं कि पंचू दादा की किसी तरह से मदद की जाए। देखने वाले ये देख रहे हैं कि चाहे पंचू दादा की पत्नी हो प्रेमा, चाहे उनका दोस्त अशोक हो, एक दूसरे का साथ देते आ रहे हैं मुश्किल की घड़ी में भी, और जब वो खुश होते हैं तो भी एक दूसरे का साथ जरूर देते हैं। इधर सोनू के घर वाले लगातार प्रयास कर रहे हैं कि उसकी तबीयत ठीक हो जाए और उसको वापस मुंबई लाया जाए। सोनू के मकान मालिक जो हैं वो पूरी तरह से अशोक की मदद करते हैं, कभी पैसों से मदद करते हैं, कभी उसे चैंपियनशिप के मैच में उतार कर उसका सहारा बन रहे हैं, और धीरे धीरे कुछ मैचेस चलते जा रहे हैं लगातार और अशोक इनमें बाजी लगाता जा रहा है।
कहानी धीरे धीरे सुंदर परिदृश्य की ओर बढ़ने लगती है और ये उम्मीद जागने लगती है कि जब अशोक पूरी तरह से तैयार है लड़ने के लिए और उन परिस्थितियों का मुकाबला करने के लिए जिनके लिए बहुत मुश्किलें सामने आ रही हैं, और क्योंकि उसके सामने एक चैलेंज है, जब जब वो हारने लगता है तो उसे श्री का चेहरा आंखों के सामने घूम जाता है कि उसके लिए, छोटे से बच्चे के लिए उसे पैसे जुटाने हैं और उसके लिए कुछ करना है, उसकी जान बचानी है। इसके लिए लगातार अशोक अपने ओर से प्रयासरत है। वो देखता यह है कि चाहे कुछ भी हो जाए, उसकी जान चली जाए, वो मैदान में कहीं ना कहीं जब ये महसूस करने लगता है कि वो बहुत पस्त हो चुका है और अब शायद वो खड़ा भी नहीं हो पाएगा, लेकिन उसी बीच आंखों के सामने चेहरा घूम जाता है उसका श्री का, और वो सोचता है कि भले ही सोनू उसकी जिंदगी में नहीं है, लेकिन किसी की जान बचा लेना क्या खुशी से कम है। और ये सोचते हुए उसकी आंखों के सामने बार बार श्री का चेहरा आता है और वो इस कोशिश में है कि किसी तरह से उस मैदान में वो खड़ा हो और खड़े होकर जिस चैंपियनशिप के लिए वो यहाँ पर आया है वो पैसे जुटाकर ही वापस जाए। लेकिन इधर परेशानी कम नहीं हो रही है सोनू के दिलो दिमाग में। वो परेशान है कि आखिर कैसे काम चल रहा होगा अशोक का और पंचू दादा के घर का। वो परेशान है कि ना तो वो बता सकती है कि वो यहाँ पर जिंदा है और ना ही चुपचाप बैठी रह सकती है अशोक और उसके परिवार के बिना। उसकी परेशानी को देखते हुए घर वाले बहुत परेशान हैं और इस प्रयास में हैं कि किसी तरह से उसको ले जाया जाए वापस मुंबई, और मुंबई ले जाने के लिए इंतजाम किया जाता है। इधर चैंपियनशिप का मैच जीतने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका है अशोक। अखबारों में खबर छपने लगती है कि अशोक अब चैंपियनशिप की ओर आगे बढ़ रहा है। देखते देखते वो चैंपियनशिप का मैच जीत जाता है और ये वो क्षण होता है जब खुशी से सब झूम उठते हैं और इस खुशी में पूरा घर ये भूल जाता है कि कितने दुख उन्होंने सहे हैं। इस दुख की घड़ी में भी अब इंतजाम करके पंचू दादा को बाहर लाया जाता है और पंचू दादा भी वो मैच देख रहे हैं जिसमें अशोक जी जान लगाकर लड़ रहा है, और देख रहे हैं कि किस तरह से एक वो अशोक जो सड़कों पर सिगरेट बेचा करता था, जिसके जीवन में कोई सपने नहीं थे, उद्देश्य नहीं थे, लेकिन आज सपने साकार होने को हैं। वो खुश हैं कि भले ही उन्होंने जिंदगी में कोई मुकाम हासिल ना किया हो, लेकिन उनका मित्र अशोक आज उनका नाम रोशन कर रहा है। लोग ये कह रहे हैं कि ये पंचू दादा का दोस्त है और खुश हो रहे हैं कि अशोक जैसा इंसान उसके जीवन में दोस्त बनकर आया है। मुश्किल की घड़ी मानो अब सभी के जीवन से टलने को है। इधर सोनू के भी जो पैर हैं वो ठीक होने लगते हैं और अब डॉक्टर को ये विश्वास होने लगता है कि सोनू चलने के काबिल हो गई है, और
इसको मुंबई लाया जा सकता है। लिहाजा सोनू के पिता और उनके परिवार वाले सभी मुंबई की ओर चल पड़ते हैं। सोनू के पिता भी अब मुंबई पहुंच चुके हैं और सोनू भी पहुंच चुकी है, जहां सारे लोग दुख से पूरी तरह से टूट चुके थे। अब धीरे धीरे सभी के जीवन में उम्मीद की किरण जगमगाने लगी है, क्योंकि अब श्री भी ठीक हो चला है। उसके इलाज के लिए पूरी तरह से पैसे जुटा लिए गए हैं और डॉक्टर ने ये कह दिया है कि अब श्री के साथ साथ कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, उसे कोई समस्या नहीं होगी। अब वो पूरी तरह से स्वस्थ हो गया है। इस तरह से कहानी धीरे धीरे समापन की ओर आगे बढ़ने लगती है और वहां पर आ जाती है जहां सभी मिलकर एक दूसरे से खुश हैं, क्योंकि खुशी तो हर इंसान तलाशता है। ये खुशी की तलाश मानो अब अपनी मंजिल तक पहुंचने को होती है। सभी लोग इस उम्मीद में कि जो भी समस्याएं हैं उनसे सुलझ लिया जाएगा, चाहे वो गरीबी के दिन हो या अमीरी के दिन। एक दूसरे का साथ देंगे और किसी न किसी तरह से जीवन को चला लेंगे, क्योंकि उनके सामने एक मिसाल बन चुका है अशोक का जीवन। अशोक जो सड़कों पर सिगरेट बेचा करता था, आज वो राष्ट्रीय स्तर का चैंपियन बन चुका है। ये देखकर सभी के जीवन में एक उजाला आ जाता है और लोग सोचते हैं कि जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है। हाँ, ये बिल्कुल सच है दोस्तों कि ऐसी ही फिल्मों के माध्यम से ये संदेश दिए जाते रहे हैं कि किस तरह से चाहे आप किसी स्तर पर हो, अगर आप प्रयास करते हैं तो पूरी तरह से सफल होते हैं और आपका जीवन राह पर आ जाता है, यानी पटरी पर आ जाता है। और यहाँ पर ये भी बताना चाहूँगी मित्रों कि धर्मेंद्र जो इस फिल्म में अशोक का किरदार निभा रहे हैं, कहा जाता है कि वाकई उन्होंने निजी जिंदगी में भी मुफलिसी के दिन देखे थे। जी हाँ, कहा जाता है कि जब वो फिल्मों की शुरुआत करने के लिए मुंबई आए थे, संघर्ष के दिनों में वो किसी गैराज में रहा करते थे और धीरे धीरे उनका जीवन कैसे संवर गया, ये बहुत ही देखने वाली बात है। और जब इस फिल्म को मैं देख रही थी तो उनकी वही कहानी मुझे याद आ गई कि क्या जो हम फिल्मों में देखते हैं ये निजी जिंदगी में भी सच होता है। जी हाँ, इस फिल्म के नायक धर्मेंद्र की जिंदगी में जो सच हुआ वही इस फिल्म के नायक अशोक की जिंदगी में भी सच होता हुआ मुझे दिखाई दिया। दिल भी तेरा हम भी तेरे। जी हाँ, इस फिल्म में अर्जुन हिंगुरानी जो कि इस फिल्म के निर्देशक रहे, उन्होंने बहुत ही सुंदर फिल्म की प्रस्तुति की और ये बताने की कोशिश की कि जीवन कहीं भी हो, कैसा भी हो, उसके लिए अगर हम संघर्ष करते रहें तो अच्छे दिन आने में देर नहीं लगती। और जो कि 1960 का ज़माना इस फिल्म में दिखाया गया है, वो दिखाया गया है कि बहुत लोगों की आमदनी नहीं होती थी, कुछ गिने चुने लोग ही अमीर लोगों की श्रेणी में शामिल होते थे और जो सामान्य लोगों का जीवन होता था किस तरह से संघर्षों से भरा होता था, लेकिन संघर्ष में भी किस तरह से उम्मीद के दिए जलाए जाते हैं वो इस फिल्म में साफ नजर आया। जी हाँ,
दिल भी तेरा हम भी तेरे के और जो गीत है वो बहुत ही मकबूल हुए, खास करके मुकेश जी का गाया हुआ गीत जो मुझको इस रात की तन्हाई में आवाज़ ना दो बहुत ही सुंदर बन पड़ा। और आज भी जब रात में ये गीत आपको सुनने को मिलता है, अमूमन ये गीत रात में ही ज़्यादातर रेडियो पे सुनाया जाता है, हम सब यही करते हैं। और जब ये गीत गूंजता है तो सच मानिए कि मुझे लगता है कि सभी अपने अपने जीवन की यादों से जुड़ जाते हैं और उन्हें लगता है कि जीवन वाकई कहीं ना कहीं इन यादों के सहारे भी चलता है। तो आज हमने बातें की दिल भी तेरा हम भी तेरे फिल्म की सुंदर गीत, और जो कि हमारे इस फिल्म के नायक थे धर्मेंद्र और बलराज साहनी जी। उनके बारे में तो कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, सूरज को दिया दिखाने के बराबर है। जिस तरह से उन्होंने अपना निजी जीवन जिया वैसे ही फिल्मों में छा गए। वो अपने संघर्षों के जरिए उस मुकाम पर पहुंचे जहां आज हम उनकी मिसाल देते हैं। तो ये उम्मीद करते हैं कि इस फिल्म के माध्यम से आप सबने भी कुछ न कुछ संदेश जरूर जुटाया होगा जीवन में। यानी संदेश ये संघर्ष के दिनों को भूलकर आगे बढ़िए, जीवन आपके लिए नई उम्मीद नई किरण लेकर बैठा हुआ है। जी हाँ, तो इस उम्मीद के साथ कि फिल्म और फिल्म की बातें आपको ज़रूर पसंद आई होंगी, अब आज का सिनेमा घर कार्यक्रम समाप्त करने की अनुराधा को दीजिए अनुमति। नमस्कार। अरे ओ सांबा, कितना इनाम रखे हैं सरकार हम पर?